हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग डिटेल में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, यहां पर जो मैंने डायग्राम जो ड्रॉ की है, एक्चुअल में ये जो मैंने निकाला है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन जो है ये थाइलाकॉइड की, ये सभी मेम्ब्रेन की तरह होती है, मतलब इसमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और ये फॉस्फोलिपिड को मैंने डिनोट करने के लिए, देखो बच्चों यहां पर इस तरह से फॉस्फोलिपिड निकाला है, और देखो ये फॉस्फोलिपिड इस तरह से होता है। अब इस फॉस्फोलिपिड लेयर में, मतलब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, यहां पर फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। यहां पर देखो फोटोसिस्टम 2 को मैंने यहां पर ड्रॉ किया है और फोटोसिस्टम 1 यहां पर है। तो ये ड्रॉ करने के पीछे जो रीजन है वो रेडॉक्स पोटेंशियल है बच्चों। एक्चुअल में रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। इसका पोटेंशियल मतलब ऐसी ताकत, उसको बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। तो देखो बच्चों यहां पर PS2 का रेडॉक्स पोटेंशियल PS1 से ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है बच्चों। अब क्या होता है, देखो कि यहां पर ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस पे लाइट आकर स्ट्राइक करेगी बच्चों। तो जब लाइट आकर स्ट्राइक करेगी तो वो लाइट फोटोसिस्टम 2 पर भी गिरेगी और फोटोसिस्टम 1 पर भी गिरेगी। और एट ए टाइम यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे बच्चों। तो फोटोसिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इसको मैंने एक्साइटेड स्टेट ऑफ फोटोसिस्टम 2 बताया है। इसका इलेक्ट्रॉन लेने वाला प्राइमरी एक्सेप्टर जो है बच्चों वो फियोफाइटिन होता है, और फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो FRS होता है बच्चों, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो क्या हुआ देखो बच्चों यहां पर कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया उसको फियोफाइटिन ने लिया, और ये फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन PQ के पास जा रहा है, मतलब प्लास्टोक्यूनोन के पास जा रहा है, और प्लास्टोक्यूनोन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब प्लास्टोक्यूनोन क्या करता है, स्ट्रोमा से H+ आयन लेकर उसका कन्वर्जन PQH2 में हो जाएगा, मतलब प्लास्टोक्विनॉल में हो जाएगा बच्चों, प्लास्टोक्विनॉल में। और एक बात याद रखो बच्चों कि प्लास्टोक्विनोन इज इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन पंप, मतलब इसका मीनिंग यह है कि PQH2 जब बन गया तो ये PQH2 अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दे रहा है। साइटोक्रोम B6F के पास जो इलेक्ट्रॉन तो गया देखो बच्चों, और ये जो प्रोटॉन है ये ल्यूमेन में जाकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये थाइलाकॉइड की ल्यूमेन में जाकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। वहां से साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जो है ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोसिस्टम 1 के पास जाएगा। अब फोटोसिस्टम 1 पर भी लाइट गिरी थी, जिस टाइम पर लाइट फोटोसिस्टम 2 पर गिरी थी उसी टाइम पर लाइट फोटोसिस्टम 1 पर भी गिरी थी। तो फोटोसिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला FRS है बच्चों, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। वहां से वो इलेक्ट्रॉन FD के पास जाएगा, और FD वो इलेक्ट्रॉन FNR के पास भेजेगा, और FNR उस इलेक्ट्रॉन को लेकर NADP+ का कन्वर्जन NADPH+H+ में करेगा। तो देखो बच्चों यहां पर गौर करो कि सभी इस फोटोसिस्टम में जितने भी लोग टेक पार्ट कर रहे हैं उन सभी को अपनी इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक्सेप्ट PS2। तो अब PS2 को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस PS2 के साथ में एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बच्चों। क्या नाम है उसका? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंगनीज Mn और कैल्शियम ये दोनों साथ में होते हैं, और क्लोराइड जो है ये एक्टिवेटर होता है बच्चों। और ये क्या करता है, वाटर को तोड़ता है। वाटर को कैसे तोड़ेंगे बच्चों? तो 2H+ इलेक्ट्रॉन और नेसेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रेडिकल बन जाता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां पर दो वाटर को तोड़ना लगेगा बच्चों, और दो वाटर जब टूटेंगे तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और इसका नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बच्चों ऑक्सीजन बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों कि यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया।
अब यहां पर बचे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को दिए जाएंगे और प्रोटॉन यहीं पर एक्यूमुलेट किए जाते हैं बच्चों, प्रोटॉन यहीं पर एक्यूमुलेट किए जाते हैं। अब गौर से सुनिए बच्चों, देखो कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फोटो सिस्टम 2 को दे दिए जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को दे दिए जाएंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को दे दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब एक फोटोन फोटो सिस्टम 2 पे गिरेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब 4 फोटोन गिरेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे बच्चों, फोटो सिस्टम 2 को दिए जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो जब यहां पर लाइट स्ट्राइक हुई तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, मतलब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्यों, क्योंकि 4 फोटोन गिरे। उसी वक्त में उस फोटो सिस्टम 1 पर भी 4 फोटोन गिरे और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब है कि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब 4 फोटोन गिरने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन निकले और यहां पर भी 4 फोटोन गिरने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन निकले। मतलब यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होने के लिए 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट है। उसी को हम लोग बच्चों क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्वांटम रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अब सभी को अपने इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट हो चुकी है, मतलब सभी को अपने इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं बच्चों। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में देखो बच्चों क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, 4 इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गए, 4 इलेक्ट्रॉन पीक्यू के पास गए, यहां से 2pqs2 बना, मतलब 4 प्रोटॉन यहां पर आ गए और फिर उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास से 4 प्रोटॉन प्लास्टोसाइनिन ने लिया और 4 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 ने लिया। तो फोटो सिस्टम 1 जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन FRS ने लिए, 4 इलेक्ट्रॉन FD ने लिए और FNR ने लेकर यहां पे 2 NADPH2 बना दिए बच्चों। तो इस प्रोसेस के दौरान बच्चों देखो, गौर करो, इस प्रोसेस के दौरान H+ आयन ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ये एक्यूमुलेट होने के 2 तरीके हैं बच्चों। एक तो यहां पर वाटर का ब्रेकडाउन होकर एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब H+ बन रहे हैं, R मतलब एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और PqS2 भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अंदर लाकर एक्यूमुलेट करवा रहा है। अब बच्चों H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट हमको डेवलप करना है, किसमें, स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में। तो अब ग्रेडियंट डेवलप करने के बच्चों 2 तरीके हैं। एक तो ल्यूमेन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, या तो H+ आयन बाहर के स्ट्रोमा के कम करो। तो यहां पर देखो बच्चों 2 भी टेक्निक यूज की जा रही है। वाटर को तोड़कर H+ आयन को ल्यूमेन में एक्यूमुलेट किया जा रहा है और PqS2 भी ल्यूमेन में H+ आयन लाकर डाल रहा है और FNR बाहर के H+ आयन को कम कर रहा है। देखो बच्चों, बाहर के H+ आयन को FNR कम कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर क्या हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से यहां पर क्या क्रिएट होगा बच्चों, PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और जब ये H+ आयन का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है तो ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए उनको सिर्फ एक ही चीज से वो मूव करा सकते हैं, वो है CF0 और CF1 पार्टिकल। और इससे जब ये H+ आयन बाहर निकलेंगे, बच्चों तो जो CF1 है इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है और यहां पर ATP सिंथेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ADP और IP को लेकर ATP बना देगा बच्चों। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि केमिकल आयन का मूवमेंट हो रहा है। देखो बच्चों, केमिकल आयन का मूवमेंट हो रहा है। केमिकल आयन का मूवमेंट हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है और थ्रू द मेम्ब्रेन हो रहा है। तो जिस तरह से वाटर अगर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन जाता है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, और यहां पर केमिकल आयन का मूवमेंट हो रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन। तो अब इसको बोलेंगे हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बच्चों क्या बोलेंगे इसको, केमी ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो अगर आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अच्छे से पढ़ लिया तो आपको डबल से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने यहीं पे आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझा दिया। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देने वाले जो साइंटिस्ट हैं बच्चों, उनका नाम है पीटर मिशेल। क्या नाम है उनका बच्चों? पीटर मिशेल। उन्होंने उसको पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कवर किया था, लेकिन वही चीज अप्लाई यहां पर भी होती है बच्चों। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी क्लियर हो गया और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी क्लियर हो गया है बच्चों आपका। तो और दूसरी बात याद रखो बच्चों कि यहां पर ये जो अरेंजमेंट की गई है ये रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से की गई है। तो देखो बच्चों, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकले एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको अपहिल बोलेंगे, यहां से जब नीचे जा रहा है तो इसको डाउनहिल बोलेंगे, यहां से जो ऊपर जा रहा है इसको अपहिल बोलेंगे, यहां से जो नीचे जा रहा है डाउनहिल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अपहिल, मतलब अपहिल जा रहा है, फिर डाउनहिल जा रहा है, फिर अपहिल जा रहा है, फिर इस तरह जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है बच्चों? जिगजैग अरेंजमेंट है, इसीलिए हम इसको जेड स्कीम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? जेड स्कीम बोलेंगे। तो आई होप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ लेना है, और एनसीईआरटी जब पढ़ लोगे तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। एक बात थोड़ी सी बता देता हूं मैं आपको कि PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर की लाइट अगर मिलती है तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा। उसी तरह PS1 का रिएक्शन सेंटर की बात चल रही है बच्चों, 700 नैनोमीटर की लाइट अगर इस पे गिरती है तो वहां का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। देखो बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने एक ही चीज में समझा दिया है। थैंक यू बच्चों।